तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एजुकेशन मशीनरी के बारे में बताया था, तो आज मैं बताऊंगा आपको एजुकेशन मशीनरी क्या होती है, कब से आई है, इसका क्या उद्देश्य है। तो एजुकेशन मशीनरी को कहेंगे हिंदी में मध्यस्थता यंत्र यानी पंच निर्णय। ये प्रोविजन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में पहले नहीं था। पहले दो मशीनरी थी, समझौता यंत्र एवं न्यायाधिकरण यंत्र। पंच निर्णय का कॉन्सेप्ट 1956 के द्वारा संशोधन से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जोड़ा गया। संशोधन के बाद सेक्शन 10A जोड़ी गई, जिसमें एजुकेशन मशीनरी का प्रोविजन किया गया है। क्या एजुकेशन मशीनरी सही मामले निपटा सकती है, इस पर बात करेंगे। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को पूरी छूट दी गई थी कि अगर आप चाहें तो रिटर्न में एग्रीमेंट करके आप सरकार के सामने पेश कीजिए, सरकार आपको एजुकेशन में शामिल कर लेगी। एजुकेशन मशीनरी में बहुत जल्दी मामले निपट जाएंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये भले ही 1956 में जोड़ी गई है, लेकिन आदिकाल से ही परमेश्वर का यानी पंच परमेश्वर की परंपरा चली आ रही है। पंच को परमेश्वर माना जाता था। यह केवल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ही नहीं, आप अब तो एजुकेशन मशीनरी सभी जगह चलने लगी है। एजुकेशन मशीनरी में अगर हम विस्तार से देखें तो CPC एक्ट है, उसमें CPC एक्ट 1908 के सेक्शन 89 में ADR के बारे में बताता है, वैकल्पिक विवाद समाधान। जबकि कोई मामला आता है तो सभी को लगता है कि हमारा केस न्यायालय जाएगा, लेकिन न्यायालय में केस इतने ज़्यादा पेंडिंग हैं कि बरसों लग जाते हैं। यहाँ पर अल्टरनेट व्यवस्था है CPC 89 यानी CPC की धारा 89 कहती है कि विकल्प है और अच्छे विकल्प हैं। आप जो एक्ट है ADR, आप उसके अकॉर्डिंग आप लोक अदालत भी जा सकते हैं या लगवा सकते हैं। लोक अदालत से भी मामले निपटाए जाते हैं। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि आप न्यायालय से बाहर भी समाधान निकाल सकते हैं। और आज ये व्यवस्था इतनी स्पीड से आगे बढ़ी है कि हर जगह को अब लोक अदालत लगने लगी है और एक मामला या हजारों केस निपटाए जाने लगे। जो एक केस बरसों चल रहा था, अब वह एक दिन में निपट जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था भी अब ADR को सबसे अच्छा मानने लगी है, क्योंकि पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि एक दिन में हजारों फाइलें भी निपट जाएं तो भी कम है। हाँ, बात कर रहे थे पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। कोई भी मामला अगर आया है तो गांव में ही निपट जाए तो एक पंच बना दिया जाता था और सबका सम्मानीय व्यक्ति होता था और विश्वास पात्र होता था। उसको बैठा करके अपनी अपनी बातें सुनाते और पंच वहां पर अपना निर्णय लेता था और लोग उसे मानते थे। एक बात और, इसमें ना किसी की हार होती है और ना किसी की जीत होती है। ADR में ना कोई हारता है और ना कोई जीतता है। अगर यदि न्याय से डिसाइड होता है कि एक पक्ष जीत जाएगा और एक पक्ष हार जाएगा, हारने वाला हमेशा ये सोचेगा कि हम केस हार गए। ADR में समझौता होता है, ना कोई जीतता है और ना कोई हारता है और दोनों पक्ष संतुष्ट होकर अपने घर चले जाते हैं। जहाँ समझौता होता है वहाँ पर अपील नहीं होती है। एक न्यायालय में कितनी जुडिकेशन होती हैं, तो आपको बता दूं कि एक न्यायालय में 2 जुडिकेशन होती हैं, एक अपीली जुडिकेशन और एक न्यायाधीश जुडिकेशन। तो अपील में भी लंबी लाइन लगी होती है। पंच निर्णय जैसी परंपरा को ADR के रूप में या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में सेक्शन 10A में 1956 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया और प्रोविजन किया गया कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर चाहें तो एक डिस्प्यूट हुआ है, अगर वह चाहें तो रिटर्न में एग्रीमेंट वहाँ पर सौंप दें
और समूचे सरकार या जहां पर भी उनका केस चल रहा है, अगर दोनों पक्ष तैयार हैं तो वो समझौता निर्णय के माध्यम से करा सकते हैं। पंचों की पूरी लिस्ट समूचे सरकार के पास रहती है, एक पैनल बनी होती है और उस पैनल में रिटायर्ड जज वगैरह शामिल होते हैं। पहले तो आपसे कहा जाएगा कि आप अपना पंच चुन लीजिए, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप अपना पंच दे दीजिए तो समूचे सरकार एक पैनल में से एक पंच आपको अवेलेबल करा देगा, या जितनी भी आवश्यकता हो उतने पंच आपको अवेलेबल करा देगी। और पंच डे बाय डे निर्णय सुनेगा और पंच इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे जहां पर वह निर्णय देंगे, और जो पंचों के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो अवार्ड कहलाएगा और ये भी न्यायालय जैसा निर्णय माना जाएगा, क्योंकि ये लीगल कार्यवाही है। सेक्शन 10A के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेशन से जो मामला निपटता है उसमें कोई वकील खड़ा नहीं होता है, सीधे पक्षकार बात करते हैं, क्योंकि बीच में वकील खड़े कर दिए तो आर्बिट्रेशन का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। 1957 में इससे संबंधित कुछ नियम बनाए गए और उसी नियम से आर्बिट्रेशन की कार्यवाही पूरी हुई और हो रही है। जैसे इसमें और क्या बताऊं आपको, पंचों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये भी एक निश्चित क्वेश्चन है। तो पंचों की संख्या समझौता पर डिपेंड करती है। अगर वह बड़ा मामला है तो उस हिसाब से पंच बनाएंगे। यदि पहले ये स्थिति होती थी कि पंचों की संख्या बराबर होती थी, दो पक्ष एक ने चुन लिए और दो पक्ष एक ने चुन लिए, तो हमने जो चुन लिया वह दूसरे पक्ष ने भी चुन लिया, यानी पंचों की संख्या दो दो हो गई, तो डिसीजन में दिक्कत होने लगी थी। जिसको हमने बुलाया वो हमारे पक्ष में डिसीजन कर देता था और जिसको उन्होंने बुलाया वो उनके पक्ष में डिसीजन कर देता था, और निर्णय हमेशा बहुमत से होता है। यहाँ पर मेजॉरिटी से डिसीजन होता है, इक्वालिटी से नहीं। तब यह स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी, तो 1982 में सेक्शन 10A में फिर संशोधन किया गया और सेक्शन 10A में एक पॉइंट और जोड़ दिया गया। वहाँ पर एक एम्पायर पंच की नियुक्ति का प्रोविजन किया गया, जिसे एम्पायर पंच कहा जाएगा। जब ऐसी स्थिति बनेगी कि एक आपने चुना पंच और एक दूसरे ने चुना, तो दूसरे पक्ष ने चुना पंच जो दो दो हो गए और दो पंचों के द्वारा तीसरे पंच की नियुक्ति हो जाएगी, तो उसे एम्पायर पंच कहेंगे। दो पंच मिलकर के एक तीसरा पंच चुनेंगे और तीसरे पंच को फाइल सौंपी जाएगी, वो जिस डिसाइड में डिसीजन कर देगा बहुमत वहाँ पर हो जाएगा। यही बता दिया। अब बात करते हैं पंच के वेतन की। जो पंच है उनको वेतन कौन देगा और कितना वेतन? जो आपको बनाता है या नियुक्त करता है वह इसका पूरा खर्चा उठाएगा। समझौता होने पर एक पंचांग जारी होता है जिसे अवार्ड कहा जाता है। जो डिसीजन होगा वह समूचे सरकार के पास भेज दिया जाएगा। ये पूरा अवार्ड सरकार के पास भेजा जाएगा, समझौता अधिकारी के पास भेजा जाएगा। और ये 1964 के बाद अनिवार्य कर दिया गया समझौता अधिकारी को समझौता की एक कॉपी दी गई जो समझौता वहाँ पर हुआ है। समझौता अधिकारी समूचे सरकार को एक कॉपी भेज देगा। समूचे सरकार 30 दिन के अंदर इस गजट नोटिफिकेशन देगा, जिससे आप द्वारा नहीं पहुंच पाए हैं तो वहाँ पर फाइल पहुंच जाएगी। समूचे सरकार उसका 30 दिन के अंदर उसका प्रकाशन करा देगी, राजपत्र में उसका प्रकाशन हो जाएगा, जिससे आपको यह जानकारी हो जाएगी कि विवाद हुआ था, विवाद इन पक्षकारों के बीच था और ये सॉल्व हो गया है और इसे कहीं और रिफ्रेश ना किया जाए, इसलिए इसे प्रकाशन किया जाएगा।
तो हाँ, हम बता रहे थे पंचों की फीस का निर्धारण, ये भी कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ मिलना चाहिए। आने जाने का खर्चा, कहाँ से बुला रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, ये योग्यता के आधार पर कितना पंचों को मिलना चाहिए, ये सिविल केस में भी सरकार द्वारा पैसा नहीं देती है। ये भी सिविल के जितने भी होते हैं वो सब क्लाइंट को देना पड़ता है। और लास्ट बताऊंगा कि अवार्ड देने में कितना समय लगेगा। मामले की कैटेगरी के हिसाब से समय निर्धारित कर दिया जाएगा कि इतने दिन में मामला सॉल्व करना है, लेकिन यदि समय निर्धारित नहीं है तो अवार्ड कभी भी दिया जा सकता है। आवश्यक विलंब नहीं होना चाहिए, अन्यथा आर्बिट्रेशन मशीनरी का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। फिर पूरा अवार्ड रिटर्न में तैयार करके समूचे सरकार को सौंप दिया जाएगा। जैसे ही समूचे सरकार को मिलता है 1 महीने में इसका गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा और राजपत्र में इसका प्रकाशन किया जाएगा। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे इसमें केस आया है लेदर कंपनी वर्सेस लिबर्टी फुटवेयर कंपनी 1990 LLJ मतलब लेबर लॉ जनरल। इस केस में ये डिसाइड किया गया कि अगर पंच को मामला सौंप दिया गया है आर्बिट्रेशन मशीनरी में, लेकिन समूचे सरकार को ऐसा लगता है कि ये ट्रिब्यूनल्स में जाना चाहिए, तो समूचे सरकार उस मामले को ट्रिब्यूनल्स में ट्रांसफ़र कर सकती है। ये समूचे सरकार की विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। दूसरा केस है इंजीनियरिंग मजदूर सभा बनाम हिंद साइकिलिस्ट 1972 LLJ लेबर लॉ जनरल। इस केस में डिसाइड किया गया कि जो आर्बिट्रेशन के द्वारा जो अवार्ड होगा उसके अगेंस्ट में अपील नहीं होती है, लेकिन आर्टिकल 226 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है। हाई कोर्ट इसका रिव्यू इसलिए कर सकता है क्योंकि आर्बिट्रेशन मशीनरी को लीगल स्टेटस प्राप्त है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 10A में आर्बिट्रेशन एक विधायी संस्था है, इसलिए इसका रिव्यू कर सकता है। आगे की क्लास में बताएंगे आपको स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट के बारे में कि हड़ताल और तालाबंदी क्या है, कब लीगल होगी, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि स्ट्राइक लीगल है या इनलीगल है, स्ट्राइक कॉन्स्टिट्यूशनल है या फंडामेंटल राइट है, या स्ट्राइक्स लीगल होगी या इनलीगल होगी, या लॉकआउट लीगल होगा या इनलीगल होगा। सारी बात करेंगे स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट पर। तब तक बने रहिए, और यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और आप अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।